लेक्चर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। मैं ब्रीफ में टॉपिक क्या है एक बार समझा देता हूँ वापस से, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि टॉपिक क्या है। ओके, एक बार हम टॉपिक को रिकैप कर लेते हैं। क्या आपने ये 7th प्रॉब्लम कर दिया था क्या लास्ट टाइम? 7th तो कर दिया था। कौन सा एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे? 10th और समथिंग लाइक दैट, 9th। कोई तो एक प्रॉब्लम था 10th ना, डिस्कस कर रहे थे। किया था आपने? नहीं किया है? नहीं सर, अभी नहीं, 10 डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वो नहीं किया ना आप लोगों ने? नहीं किया ना घर पे? मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया था। नो प्रॉब्लम, ठीक है। सुनिए, अभी मैं एक बार थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। टॉपिक का नेम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। व्हाट हैज हैपेंड दिस टॉपिक? वीडियो देखने वाले ध्यान से सुनो। दिस इज एक्चुअली द सेकंड लेक्चर, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेगी, बट हियर इट्स ओके। मैं जो रिलेवेंट है उतना पार्ट रिपीट करता हूँ कि फायर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, इट हैज डिस्ट्रॉयड द स्टॉक ऑफ गुड्स and we have to make an insurance claim for the same. In the fire, even our books of accounts are burnt out. Our stock register is burnt out. So the question is, how do I know what was the total stock lying in the factory at the time of fire? How do I know how much loss is suffered? And how do I make an insurance claim? That is what the topic is about. So हमको ये टॉपिक में 3 बातें नक्की करनी है कि नंबर 1, at the time of fire, what was total stock lying in factory or a shop where fire has taken place. The issue is because the books are burnt out, stock register is burnt out. We don't know how much is the total stock lying in the factory at the time of fire. Number 2, we have to find out what loss is suffered. It's not essential, no? In the fire everything is burned. Something may be saved, उसे salvage बोलते हैं. Then we calculate the actual loss and calculate the insurance claim. So हमको ये 3 बातें डिस्कस करनी है। अब पहले पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू फाइंड टोटल स्टॉक lying in factory at the time of fire. तो आंसर, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट स्टॉक रजिस्टर इज बर्न्ड, आपको एस्टिमेट करना होगा, बेस्ट एस्टिमेट करना होगा। टेक्निक ये है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट है, रफ ट्रेडिंग अकाउंट है, नॉट ऑफिशियल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंट बनाया जाता है उसे मेमोरेंडम बेसिस भी बोलते हैं। सो वी से हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कब से कब तक? फर्स्ट डे ऑफ ईयर, फर्स्ट डे ऑफ ईयर टू डेट ऑफ फायर, टू डेट ऑफ फायर। हमारा जो कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। हम क्लोज करके जीपी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे कन्वेंशनल ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन है। मैं ओपनिंग स्टॉक कौन सी डेट का होगा? फर्स्ट डेट ऑफ ईयर। क्लोजिंग स्टॉक कब का होगा? डेट ऑफ फायर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा और वही तो फाइंड करना है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे, प्रोवाइडेड हमको सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यस, हमको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, जीपी की सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अबाउट जीपी, या तो जीपी रेशियो डायरेक्टली दे देंगे
जो हम क्वेश्चन में दिया होगा हम ईयर ऑफ फायर में यूज करेंगे, या तो सम टाइम दे मे गिव अस इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लास्ट ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एंड वो रेशियो इन द ईयर ऑफ फायर हम यूज करते हैं। कभी कभी हमको जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ठीक से नहीं वैल्यू किया होता है लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेशियो फाइंड करने के लिए, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू होता है। तो हमको ठीक से रियल कॉस्ट पर वैल्यू करना होता है बिफोर यू फाइंड जीपी अमाउंट एंड जीपी रेशियो, या और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हमें मेक यूज करना है। सो अल्टीमेटली हम क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एज ए बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे। जस्ट अमाउंट मैं ऐसे ही लिखता हूँ, सपोज मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 5 लाख, जस्ट ऐसे। फिर नाउ दैट द 5 लाख वाज अ स्टॉक, अब मुझे कैलकुलेट करना है लॉस कितना सफर हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक। तो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूं, कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, कैसे? मैं देखता हूं फैक्ट्री में आग लगने पर टोटल स्टॉक कहां था, कितना था। तो आंसर अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया 5 लाख था। उसमें से कुछ स्टॉक बच गया है क्या, सेव हो गया है क्या, उसे सेल्वेज बोलते हैं। ऑब्वियसली सेल्वेज इन्वेंट्री है, क्या प्राइस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर वैल्यू करते हैं। एज्यूमिंग 1 लाख का सेल्वेज है मेरा, तो मेरा रियल लॉस 4 लाख है। ठीक है, अब फाइनली मेक इंश्योरेंस क्लेम। ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस क्लेम तो तब कर सकते हैं ना जब हमारे पास पॉलिसी होती है। तो हमको कंपेयर करना पड़ता है। क्या कंपेयर करना पड़ता है, पॉलिसी अमाउंट कितनी है वर्सेस टोटल स्टॉक कितना है। समझो टोटल स्टॉक 5 लाख है जो हमने कैलकुलेट किया था, उसको पॉलिसी अमाउंट के साथ कंपेयर करो। इफ पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन द टोटल स्टॉक, पॉलिसी 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, कुछ भी है, यदि पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द टोटल स्टॉक तो उसे हम फुल इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल इंश्योरेंस। और जब फुल इंश्योरेंस होती है ना तो फुल क्लेम मिलता है। फुल क्लेम मीन्स वॉट एवर लॉस इज सफर्ड उतना पैसे की हमारी क्लेम हो जाती है। कितना लॉस सफर हुआ है, याद रखना लॉस सफर की बात कर रहा हूं। तो आंसर लॉस सफर 4 लाख है, मेरी इंश्योरेंस क्लेम 4 लाख है। कब मेरा फुल इंश्योरेंस है तो ऑब्वियसली फुल इंश्योरेंस में तो फुल पैसा ही दे देंगे ना। लेकिन कभी कभी हमारा अंडर इंश्योरेंस होता है। व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस, कि जब मैं कंपेयर करता हूं टोटल स्टॉक के साथ, टोटल स्टॉक का लॉस नहीं, तो पता चलता है टोटल स्टॉक 4 लाख है और जो मेरी पॉलिसी अमाउंट है वो 4,50,000 है। सॉरी, टोटल स्टॉक कितना था मेरा, 5 लाख है ना, एंड पॉलिसी अमाउंट 4,50,000 है। मतलब हमारा इंश्योरेंस कम पड़ रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोपोर्शनेट पैसा देगी, पूरा पैसा नहीं देगी। बोलते हैं आपने पूरा स्टॉक का इंश्योरेंस तो लिया ही नहीं, और बोलते हैं फुल क्लेम दो, मुझे पूरा लॉस की क्लेम दो, वो नहीं हो सकता है। तो कितना प्रोपोर्शनेट क्लेम देगी, कॉमन सेंस है, मेरी पॉलिसी अमाउंट 4,50,000 है, जबकि मैं स्टॉक फैक्ट्री में 5 लाख का रखता हूं, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग मेरा इंश्योरेंस 90% है। तो जो भी लॉस से भी सफ़र किया होगा, मैंने जो भी लॉस सफ़र किया होगा उसका वो लोग 90% पैसे ही देंगे ना। ये जो रूल है कि आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलने वाला है, ये रूल राइटिंग में लिखा है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बिटवीन इंश्योर्ड बिजनेसमैन एंड इंश्योरेंस कंपनी। वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो पॉलिसी एज ए डॉक्यूमेंट में वेरियस क्लोजेस होता है। तो एक क्लोज का नाम एवरेज क्लोज है। वो एवरेज क्लोज में लिखा है
कि व्हेन देयर इज अंडर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी विल पे प्रोपोर्शनेट मनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स याद रखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ऐसा समझिए फैक्ट्री है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फैक्ट्री है। हाँ, फिजिकल लोकेशन है और आप अकाउंटेंट नहीं है। अच्छा, आप अकाउंटेंट नहीं है तो आप कौन है? सुन के बुरा मत लगाना, सिक्योरिटी वॉचमैन है। सिक्योरिटी वॉचमैन का काम क्या है? सलाम करो, गुड्स आता है तो दरवाजा खोलो, गुड्स को आने दो, गुड्स जाता है तो दरवाजा खोलो, जाने दो। दैट मीन्स ये जो फैक्ट्री है, इसका गेट है, यहाँ से गुड्स अंदर आता है, यहाँ से गुड्स बाहर जाता है। ये काम कौन करता है? वॉचमैन। सो इसमें बुक कीपिंग कोई नहीं देखना है। जब भी गुड्स आता है लेफ्ट, जब भी गुड्स जाता है राइट, विदाउट एक्सेप्शन। रिसिप्ट एंड इश्यू बोथ शुड बी एट कॉस्ट। क्या बोला मैंने? विदाउट एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड इश्यू ऑफ गुड्स शुड बी एट कॉस्ट। देखो, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर होता है, परचेस कॉस्ट पर होता है, रिसीट कॉस्ट पर हो गई, सेल माइनस जीपी, सेल माइनस जीपी, इश्यू भी तो कॉस्ट पर हो गया, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर हो जाएगा। सो रिसीट एंड इश्यू बोथ शुड बी एट कॉस्ट। ओवर। अब इसका मैं यूज कैसे करता हूँ ये नॉलेज का? आई विल टेल यू कैसे। हमको बोलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स कॉस्टिंग 3000 were withdrawn by proprietor for personal use, not yet recorded so far. प्रोपराइटर ने 3000 का गुड्स पर्सनल यूज के लेके गया है। वेरी सिंपल। वॉचमैन का काम क्या होगा? दरवाजा खोलो, गुड्स को आउट कर दो। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स ऑफ सेल प्राइस 6000। क्या बोला? सेल प्राइस 6000, ब्रैकेट में कॉस्ट 5000, गिवन एज फ्री सैंपल। तो वेरी सिंपल, गुड्स गया, वॉचमैन गुड्स को जाने देगा, कितने प्राइस पर लिखना है? कॉस्ट। बोलता है गुड्स वर स्टोलन, गया, आउट, कॉस्ट। गुड्स वर गिवन टू कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस। मैं तो बोलता हूँ गुड्स अप्रूव हुआ, डिसअप्रूव हुआ, सब तेल लेने गया, गुड्स फैक्ट्री के बाहर गया, आउट, कॉस्ट। ओके, सो विद दिस बैकग्राउंड हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लास्ट टाइम समझाया था, बट नो प्रॉब्लम, अब हम एक बार वापस समझ लेते हैं। एंड अब हम सम स्टार्ट करते हैं। 3 सम करना है आज मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो वीडियोस देखने वाले लिख सकते हैं। Following information is available from the books of a company whose premises were destroyed by fire on 31st May 2007. याद रखना 31st May 2007 is the date of fire. ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये इंफॉर्मेशन 2006 की दिया है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं मुझे? फायर जब 2007 में हुआ है तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन मुझे क्यों दिया गया है? फायर 2007 में है तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन 2006 की क्यों दिया गया है? सही जवाब, सही सोच रहे आप। मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग, यस, मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, जीपी रेशियो फाइंड करेगा, वो जीपी इन द करंट ईयर में यूज करेगा। वेरी गुड। स्टॉक ऑन January 6 was undervalued at 90% of cost. ये January 6 का जो स्टॉक है वो 90% ऑफ कॉस्ट है। तो यदि स्टॉक ठीक ठाक वैल्यू नहीं हुआ, ये 90,000 90% है खुद ही, तो पता है उसकी रियल कॉस्ट कितनी होगी? बताइए। 1 लाख होगी। 1 लाख का वो लोग 90% करते हैं। जब स्टॉक ठीक से नहीं वैल्यू होता है, आपको ठीक से वैल्यू करना है। फिर क्या हुआ? However, this practice was changed and stock on December 2006 was valued at 110% of cost. Again, ये जो क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया है वो 110% है। तो रियल वैल्यू बताइए ना। रियल वैल्यू 1,20,000 है। वो लोग ने 10% एक्स्ट्रा, 12,000 एक्स्ट्रा करके 1,32,000 किया है। सो पॉइंट है कि जब भी स्टॉक ठीक से नहीं वैल्यू होता है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के पहले ठीक से वैल्यू करो। It was found that purchase of office equipment of 4,000 was wrongly included in the figure of purchase given above. अरे ये जो परचेस का फिगर दिया है 4,24,000, उसमें कोई ऑफिस इक्विपमेंट मिक्सअप हो गया है।
अब ऑफिस इक्विपमेंट गुड्स नहीं होता है, हमारी पॉलिसी स्टॉक ऑफ गुड्स की होती है, ये तो फिक्स असेट होता है, इसकी पॉलिसी अलग निकलती है। सो परचेस के अंदर फर्नीचर इक्विपमेंट मिक्सअप हो गया, वो ट्रेडिंग में नहीं आता है, हटा दो। लास्ट ईयर की इतनी इंफॉर्मेशन है। अब करंट ईयर की इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 May करंट ईयर, परचेस दिया है, सेल एक्सक्लूडिंग गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस दिया है। देन May 7, goods of cost price 40 were sent to customer on sale or return basis. On the date of file, customer had approved half the value of goods sent. GP margin on above is normal. Salvage 10,000, calculate the claim. ये सब इंफॉर्मेशन ईयर ऑफ फायर है। मैं ईयर ऑफ फायर अभी नहीं बताना चाहता हूँ, एक बार मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के लास्ट ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर हम ईयर ऑफ फायर की बात करेंगे। आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लेना है, आप जल्दी से ले लो, मैं भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन, ताकि फिर मुझे बार बार क्वेश्चन टाइप ना करना पड़े। क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करें इन द ईयर ऑफ फायर। अरे पहला लास्ट ईयर का, पहले मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना दूं, आप भी बना दो। लास्ट ईयर कौन सा ईयर था? लास्ट ईयर 2006। एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। लास्ट ईयर एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, गेट मी द जीपी रेशियो ऑफ दैट ईयर। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का उन्होंने 90,000 दिया है, वो खुद 90% है, सो रियल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। फिर उन्होंने लास्ट ईयर का जो परचेजेस दिया है, उसके अंदर ऑफिस इक्विपमेंट मिक्सअप हो गया है। फिर लास्ट ईयर का सेल्स जो है 5 लाख दिया है, और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना हो गया? क्या 1.20 है? चेक कर लो जरा कैलकुलेशन। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने, अच्छा ये परचेजेस 4 लाख लिख दिया मैंने, रियल में कितना है ये? 420 है। सो गेट मी जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। क्या फॉर्मूला है जीपी रेशियो की? जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। लास्ट ईयर का जीपी रेशियो 20% है, जो मैं ईयर ऑफ फायर में यूज करेगा। लास्ट ईयर का मेरा जीपी रेशियो 20% है, जो मैं ईयर ऑफ फायर में अभी यूज करने वाला हूं। क्या आपने इतना कर दिया? चले आगे। अब हम लोग ईयर ऑफ फायर की इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं। अब हम लोग ईयर ऑफ फायर की इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना।
मैं 1 जनवरी टू May 7 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, परचेजेस एंड सेल्स। सेल्स के अंदर रिटर्नेबल बेसिस नहीं लिखा है। मई मंथ में क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग 40, गुड्स कॉस्टिंग 40 was sent to customer on approval basis. ठीक है? On the date of fire, customer had approved half the goods. अच्छा, आधा के लिए उन्होंने आंसर दे दिया है। यू नो गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है? हम गुड्स कस्टमर को देते हैं ट्रायल पर। सो दैट मीन्स गुड्स कस्टमर के पास फिजिकली लाइंग होता है। हम बोलते हैं 1 मंथ 30 डेज का टाइम देते हैं। सपोज आप यूज करो, यूज करने के बाद बताओ, यदि आपको चाहिए तो आप ले लो, नहीं चाहिए तो बिफोर 30 डेज आर ओवर यू गिव मी बैक, आई विल टेक इट बैक। दैट्स अ मीनिंग। ओके, मैं अभी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं कर रहा। मैं तो वॉचमैन क्या करेगा वो बताओ। ये गुड्स के लिए वॉचमैन क्या करेगा वो मेरे को आंसर दो, क्या करेंगे? व्हाट शुड आई डू? जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ये इसका क्या करूँ, ये ट्रांजेक्शन का? गिव मी द इजीएस्ट आंसर। सर ये तो बाहर आउट क्रेडिट बस ये होगा। आउट हो गया तो क्या करूँ? तो सर क्रेडिट होगा। क्रेडिट लिख दो। कितना अमाउंट लिखूं? सर 40,000। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, लेकिन हाफ अप्रूव हुआ, हाफ नहीं हुआ, वो सब का क्या चक्कर है? सर जो अप्रूव है वो भी कस्टमर के पास है, जो नहीं हुआ वो भी कस्टमर के पास है। बिल्कुल सही। वॉचमैन वो सब छोड़ा थोड़ी काम करता है, अप्रूव क्या है, डिस अप्रूव क्या है, बुक कीपिंग क्या है। उसको तो सलाम मारना है, दरवाजा खोलना है, गुड्स जाने देना है। सो वेदर गुड्स अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, दोनों गुड्स तो कस्टमर के पास ही पड़े अभी तक। गुड्स तो फैक्ट्री से आउट हुए ही है। सो ट्रेडिंग क्रेडिट द इजीएस्ट एडजस्टमेंट। बाकी सब लोग है ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सोच के चक्कर में उलझ जाते हैं। हमारा काम बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट कर दो। बस एक ही तो एडजस्टमेंट था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 1 जनवरी टू 1 May है ना, 31 May। द इजीएस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक, corrected 120. Purchases in the year of fire, sales in the year of fire, buy goods given to customers on approval. वो अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, मुझे क्या करना है? मैं तो इधर कॉस्ट लिख देगा जो 40,000 है, एंड देन माय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो मेरा परचेसेस 3 लाख है, मेरा सेल्स 4 लाख है, माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ 4 लाख। Closing stock on the date of fire is my balancing figure, and my work is done. So opening stock, purchase, sales, GP, goods given to customer on approval basis, factory से आउट हो गया, वॉचमैन को बोलो दरवाजा खोलो, गुड्स जाने दो। अब क्या करेंगे? कैलकुलेट लॉस सफर्ड। क्या कुछ गुड्स सेव्ड है फ्रॉम द फायर? यस। क्या लिखा था? सेल्वेज 10,000, बचा हुआ गुड्स की कीमत 10,000 है, माइनस कर दो। अच्छा, पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं? पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है तो मैं क्या करूं? तो फुल इंश्योरेंस होगा तो ही तो मैं क्लेम कर सकता हूं ना। कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। सिंस पॉलिसी amount not given
full insurance is assumed. Hence, full claim for loss suffered. Full claim for loss suffered. So insurance claim is 50,000. ये वाला सम हो गया. We go for next question number 11. Come on. We go for question number 11. क्या ये आप लोगों ने लिख दिया? चले क्वेश्चन नंबर. पूरा नहीं लिखा. नो सर, नहीं बस लिखा, कोई वांदा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं. क्या आपके सामने है सब कुछ? यस सर. हो गया तो मुझे बोलिए. हाँ, मुझे आज यही चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाना है. हो गया सर. Okay. Calculate insurance claim. Since policy amount not given, full insurance is assumed and full claim for loss suffered insurance claim is 50,000. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. Question 11. A fire had broken in the factory of R Trader on 17 October 2005 and destroyed the stock of goods. So 17 October 2005 fire हुआ है. The following figures are available. Opening stock, purchase, sales. ये 2004 की इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है? जल्दी से बोलिए. तो मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, जीपी रेशियो कैलकुलेट करके करंट ईयर में यूज करेगा. ठीक है. Then we have a sales in 2005, purchase in 2005 and closing stock in 2004. वापस ये 2004 है. ठीक है. A theft took place in September 5 है. Goods of sale value was stolen but were not recorded in the books. ये 5 है, year of 5. January 5, goods costing 5,205 were given away as free sample, no entries passed. ये भी year of 5 है. तो ये एंट्री मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, एक साथ में मिक्सअप नहीं करता हूँ. गुड सेव्ड फ्रॉम फायर, तो ये तो सेल्वेज हो गया, ये तो आग लगने के भी बाद की बात है. दे वर सोल्ड बाय द फर्म फॉर 17,600 एट ए लॉस ऑफ 1,200. ये तो मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के भी बाद में सेल्वेज के टाइम पर बात करेगा. द स्टॉक ऑफ गुड्स वॉज इंश्योर्ड फॉर 38,100. देयर वॉज एन एवरेज क्लोज. मतलब यदि हमारा अंडर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट पैसा देगी. फर्म एज ए प्रैक्टिस वैल्यूड द स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% अबव द कॉस्ट. तो इसका मैं यूज कहाँ करने वाला हूँ? जल्दी से बोलो. एडजस्टमेंट ई का यूज कहाँ करने वाला हूँ? सर जो प्रीवियस. हाँ, जब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो 10% अबव द कॉस्ट है. तो मुझे रियल कॉस्ट निकालने के लिए 110 से डिवाइड करना होगा. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 100% कॉस्ट का है और 10% एक्स्ट्रा, ये 110 है. तो लास्ट ईयर में खाली ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जीपी रेशियो फाइंड करके ईयर ऑफ फायर में यूज करेंगे और तब ये एडजस्टमेंट पर जाएंगे. जिसको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का ले लो. हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं. वीडियो देखने वाले वीडियो पॉज करके लिख डालो. स्टार्ट करो.
ट्रेडिंग अकाउंट इन द ईयर लास्ट ईयर स्टार्ट कर दो। चलिए लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर दो। ये ओपनिंग स्टॉक 31,750 है, वो 10% अबव द कॉस्ट है। मस्त मतलब इसके अंदर 100 कॉस्ट है और 10% एक्स्ट्रा है, तो कैलकुलेट कर दो। सो 31,750 इज क्या आंसर है? 28,864। 28,864। ठीक है, आगे चलिए। परचेजेस परचेजेस कितना है, सेल्स कितना है? सेल्स 350 है, परचेजेस कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो 10% अबव द कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो 10% अबव द कॉस्ट। बताइए रियल कॉस्ट कितनी है? बस हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर दो। What is GP ratio? फिफ्टी 50.810। जब डेसिमल में आता है ना, परसेंटेज डेसिमल में आता है, आप 3 डेसिमल ले लो तो आपका बाद में राउंडिंग ऑफ डिफरेंस कम हो जाता है। जब भी परसेंटेज डेसिमल में आता है ना, आप 3 डेसिमल लो ऐसे। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इन द ईयर ऑफ फायर पर जाएंगे। Let us make memorandum trading account in the year of fire. Okay. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मेरा करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। देन देयर बी अ परचेस, देन देयर बी अ सेल्स, अभी हम ईयर ऑफ फायर की एडजस्टमेंट चेक करें। अब हम ईयर ऑफ फायर की एडजस्टमेंट चेक करें।
Yes, sir. ओके, तो देखिए ध्यान से देखना, ईयर ऑफ फायर सितंबर 5 में गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 19,040 वर स्टोलन नॉट रिकॉर्डेड। बताओ क्या करूं? वॉचमैन का काम बोलो। बिफोर फायर 2 महीने पहले गुड्स चोरी हो गया, मैं क्या करूं? वॉचमैन क्या करेंगे? सर आउट बाहर गया। यस, गुड्स आउट, बाहर गया। ज्यादा दिमाग ही नहीं चलाना है। अच्छा, क्या प्राइस पर आउट करूं? सोच के आंसर देना। मेरे को चेक में अमाउंट लिख के बताओ, ओरली मत बोलो। मुझे ये एडजस्टमेंट ए में चेक में अमाउंट लिख के बताओ जल्दी से। मैं जानना चाहता हूं हम कितने इंटेलिजेंट है। मुझे अमाउंट लिख के बताओ चैट में। अभी तक एक भी आंसर चैट विंडो में आया नहीं है। मुझे अमाउंट लिख के बताओ, मुझे अमाउंट लिख के बताओ। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। मैं गुड्स आउट करेगा बिल्कुल सही है। गिव मी द आंसर, अमाउंट, द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग द सम। अंशिता, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रत्युष, मुझे लगता है तुमको आंसर चेंज करना पड़ेगा। हिमांशी, तुमको आंसर चेंज करना पड़ेगा। अरे यार, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। वंस आंसर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे तुम कर रहे हैं? कितने भोले आदमी है यार तुम। स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है क्या? मैं चिल्ला रहा था इन एंड आउट। हाँ, अब सोडे लोग का आंसर सही आया। अंशिता स्टार्ट हुई है आंसर लाना, एंड 26 मोर पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। 9366 जो लोग भी सोच रहे हैं, सही जवाब था। यस, देखो कैसे आंसर ये कॉस्ट पर आएगा। कॉस्ट पर आएगा तो सेल में से आप जीपी रेशियो माइनस कर देंगे तो कॉस्ट मिल जाता है। इन एंड आउट बोथ शुड बी एट। प्रत्युष वगैरह ने भी अभी सही आंसर दे दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अभी मोस्टली सब लोग ने सही दे दिया है। कॉस्ट पर आएगा, सेल में से जीपी माइनस करके कॉस्ट लिखो। नेक्स्ट, इन जनवरी 5, ये तो ऑलरेडी कॉस्ट पर है, गिवन एज फ्री सैंपल। बताओ क्या करूं बी एडजस्टमेंट का? बी का क्या करूं? आंसर अगेन, गुड्स हैव गॉन आउट, कॉस्ट, ये ऑलरेडी कॉस्ट है, नो चिंता। एंड एडजस्टमेंट सी बाद में आएगा, सेल्वेज डी बाद में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो परचेसेस 163,300, purchases 163,300, sales 269,350, फिर गुड्स स्टॉलन, उसमें सेल वैल्यू, गुड्स स्टॉलन उसकी सेल वैल्यू हमें दिया गया था। गुड्स स्टॉलन की सेल वैल्यू दिया है 19,040। उसमें आप जीपी माइनस कर दो 50%। कितना है जीपी आपका? सो 19,040 माइनस जीपी 50.81%। 50.81% 9675 आता है, वो माइनस कर दिया तो 9366 आता है। ये मेरी कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट 9366। बाद में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये तो डायरेक्टली कॉस्ट ही दे दिया है 5205। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ जीपी लिखो, जीपी का अमाउंट 50.81% ऑफ सेल्स, दैट इज 136,857। चेक कर लो।
269,350 into 50.81%, 136,857. So closing stock on the date of fire आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. ये आ गया 337,057. 337,057 53,136. चले. अभी क्या कैलकुलेट करना है? लॉस सफर्ड वगैरह, राइट? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. अब हमें कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ स्टॉक. सो टोटल स्टॉक लेस सैल्वेज. क्वेश्चन रीड करके मुझे बताओ कॉस्ट कितना है, नेट वैल्यू कितना है, क्योंकि मुझे व्हिचएवर इज लेस लेना है. टोटल स्टॉक लेस सैल्वेज. ये प्रॉब्लम में सैल्वेज की कॉस्ट भी दिया है और मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया है. कॉस्ट भी दिया है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया है. ठीक है, तो देखिए अब बता के बोलो एडजस्टमेंट सी में मुझे कॉस्ट बताओ और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताओ. एडजस्टमेंट सी कॉस्ट बताओ. कॉस्ट मुझे कॉस्ट का आंसर दो. द गुड सेव्ड फ्रॉम फायर वे सोल्ड फॉर. सोल्ड फॉर मतलब ये एनआरवी हो गया. सो 17,600 एनआरवी हो गया. और जब 17,600 सेल प्राइस में बेचा मुझे 1200 का, तो लॉस हो गया. लॉस. तो बताइए मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट 18,800. या 17,600 मैंने बेचा तो 1200 लॉस हो गया. तो दैट मीन्स माई कॉस्ट इज मोर. माई कॉस्ट इज मोर. 18,800 राइट है. सो 17,600 एनआरवी है, कॉस्ट 18,800 है. कॉस्ट ज्यादा है तभी तो 1200 का लॉस होता है. वी हैव टू टेक व्हिचएवर इज लेस. इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल. सो कॉस्ट ऑफ मार्केट व्हिचएवर इज लेस. तो अल्टीमेटली मेरा लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया? 35,536. Salvage is valued at cost or net realizable value, whichever is less. A final answer. Make insurance claim. Make insurance claim. Calculate इंश्योरेंस क्लेम. तब हम किसके साथ क्या कंपेयर करते हैं? हम पॉलिसी अमाउंट देखते हैं, टोटल स्टॉक देखते हैं. टोटल स्टॉक फैक्ट्री में हमेशा 53,136 है और हमारी पॉलिसी अमाउंट कितनी दी गई है? 38,100. तो क्या कहना है? पॉलिसी अमाउंट कमी है, हम इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोला है, अंडर इंश्योरेंस किया है. देयर इज अंडर इंश्योरेंस. और जब अंडर इंश्योरेंस होता है तब क्या होता है? तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी क्लेम नहीं देती है, वो प्रोपोर्शनेट क्लेम देती है. वो पूछती है तुम्हारा पॉलिसी अमाउंट तो ओनली 38,100 है, जब स्टॉक तो तुम ज़्यादा रखते हैं तो हम प्रोपोर्शनेटली क्लेम देंगे. ये रूल किस तरह का है? एवरेज क्लोज इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी.
चेक कर लो कितना होता है। हाँ सर, इतना ही है। हम्म ऑलराइट, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पर चलने वाले हैं। ये चैप्टर में एक अच्छा नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सेकंड सम, चले स्टार्ट करें, थोड़ा स्पीड करना होगा। इज दिस ओवर, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए। यू नीड हार्ड कॉपी। आपको हार्ड कॉपी की जरूरत है, नहीं है तो प्लीज कर लेना। वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टार्ट कर ही देंगे, पर उसके पहले मुझे कुछ आपसे सिखाना है। क्या सिखाना चाहता हूँ मैं? आपको सिखाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल? सपोज मेरा जीपी रेशियो 20% है, मतलब क्या? ऑन एवरी 100 रुपीज सेल्स आई मेक 20 रुपीज प्रॉफिट। वेरी सिंपल। मैं जीपी रेशियो 30% है, तो एवरी 100 रुपीज सेल्स आई मेक ए 30 रुपीज प्रॉफिट, ना कम ना ज्यादा। बट सपोज ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें मैं लॉस करता हूं, तो वो वाले गुड्स को मैं अबनॉर्मल गुड्स बोलता हूं, और जिसमें मैं नॉर्मल प्रॉफिट करता हूं, वो वाले गुड्स को मैं नॉर्मल गुड्स बोलता हूं। सो नॉर्मल गुड्स मीन्स जो हमारा नॉर्मल जीपी करते हैं, एंड अबनॉर्मल गुड्स मीन्स सब जो हमारा लॉस मेकिंग गुड्स है। ठीक है। नाउ मेरा इंटेंशन लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाता हूं, तब कौन सा जीपी रेशियो फाइंड करना है मुझे? नॉर्मल जीपी रेशियो। तो यदि ये वाले ट्रेडिंग अकाउंट में कोई अबनॉर्मल गुड्स मिक्सड अप है, ओपनिंग स्टॉक में, परचेस में, क्लोजिंग स्टॉक में, सेल्स में, तो वहां से हटा देना। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल गुड्स का होना चाहिए। दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए विद दिस बैकग्राउंड हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और बाकी की बात सबके साथ साथ डिस्कस करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, और 2-4 दिन तक ये बार बार रिपीट होगा। जो छोटा मोटा इश्यू होगा आज बाय चांस, तो कल क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑन 30 सितंबर, on 30 September 99, the stock of Fred Perry was lost in an accident. So 30 September 99 is my date of file. From the records available and information is made available to you, prepare a statement of insurance claim. Now 1498 March 99, मतलब लगता है मार्च एंडिंग है। ओके, सो मेरा लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट 1498 टू मार्च 99 होगा, और करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट होगा 1499 टू सितंबर 99। परचेज लेस रिटर्न्स मार्च 99 लास्ट ईयर, सेल्स लेस रिटर्न मार्च 99 लास्ट ईयर। अब ये जो है परचेज लेस रिटर्न करंट ईयर, सो ये मेरा लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। ठीक है। In valuing stock on March 99, due to obsolescence, 50% of stock which originally cost 6,000 had been written off. March 99 के अंदर कहाँ गया? March 99 जब हम स्टॉक वैल्यू करने जा रहे थे, तब क्या हुआ? एक ओरिजिनल कॉस्ट 6,000 था, उसमें से गुड्स खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, सो 50% ऑफ कर दिया था। दैट मीन्स ये 52 के अंदर वो वाला गुड्स अभी 6,000 पर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं
52 के अंदर एक गुड्स कितने में लिखा है? तो आंसर 6000 का गुड्स है, 50% ऑफ करके 50% में लिखा है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? इन 99, मतलब नेक्स्ट ईयर 3/4 ऑफ दिस स्टॉक हैड बीन सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट। मतलब फॉरगेट हाफ, 1 4 3 4 वो छोड़ो, हमने कुछ गुड्स नेक्स्ट ईयर में 90% ऑफ द कॉस्ट पर बेचा है। तो ये गुड्स के लिए हमने क्या वर्ड अभी अभी यूज किया है? अभी अभी कोई माइक में बोलो। जो गुड्स में लॉस पर बेचता हूँ, बिलो कॉस्ट बेचता हूँ, वो वाले गुड्स को क्या बोलता हूं मैं? abnormal goods. अबनॉर्मल। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कुछ अबनॉर्मल गुड्स है? क्या पहला आप ये मानते हैं? फॉरगेट द वैल्यू एंड ऑल एडजस्टमेंट, खाली मुझे बताओ मार्च 99 में एक गुड्स अबनॉर्मल है जो नेक्स्ट ईयर में लॉस में बेचने वाला हूं, इतने से खाली एग्री करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर। हाँ, इसमें से एक गुड्स है गड़बड़ वाला है, वो अगले साल लॉस में बेचेगा। जो गुड्स लॉस में बेचेगा उसको अबनॉर्मल बोलते हैं। इट इज नाउ एक्सपेक्टेड द बैलेंस ऑफ स्टॉक वुड रियलाइज द सेम प्राइस। ये मीनिंग देखेंगे, सब्जेक्ट टू अबाउट जीपी इज यूनिफॉर्म, स्टॉक सेल विद 7200। प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब चाहे तो क्वेश्चन का फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे ये बताओ लास्ट ईयर में किसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है? खाली ये बताओ लास्ट ईयर में किसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है? लास्ट ईयर में जब मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, जस्ट लेट मी नो किसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सर वो 6000 वाले जो गुड्स वही एबनॉर्मल गुड्स रिलेटेड, बराबर ना? बस। एबनॉर्मल गुड्स। ओके, अब तुम स्टार्ट करो। देखो हम अभी कैसे सम सॉल्व करने वाले, तुम भी मेरे साथ स्टार्ट करना। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे कौन सा वाला गुड्स चाहिए? मुझे सिर्फ कौन सा वाला गुड्स चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में? कौन सा वाला चाहिए? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल वाला। ये एक बात इंपॉर्टेंट है, वो बात याद भी रखना कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा नॉर्मल वाला गुड्स ही चाहिए, तभी तो नॉर्मल गुड्स का नॉर्मल जीपी रेशियो मिलेगा। अबनॉर्मल गुड्स जहां जहां भी हम एक बाजू में निकाल के रख देंगे, अबनॉर्मल गुड्स जहां जहां भी हम एक बाजू में निकाल के रख देंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में इनर कॉलम में लिखता हूं। क्यों इनर कॉलम में लिखता हूं बताएगा? परचेस लेस रिटर्न, परचेसिस भी मैं इनर कॉलम में लिखता हूं। क्यों इनर कॉलम में लिखता हूं मैं बताने वाला हूं। सेल्स लेस रिटर्न, ऑफ कोर्स ग्रॉस प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं और फिर हम जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब मैं ऐसे बोलता हूं, जहां जहां अबनॉर्मल गुड्स है उसको हटाओ, जहां जहां अबनॉर्मल गुड्स है उसको हटाओ। तो इसके अंदर अबनॉर्मल गुड्स है वो हटाओ। क्यों? एक बार मैंने अबनॉर्मल गुड्स हटाया तो जो मुझे यहां मिलेगा ऑब्वियसली नॉर्मल गुड्स होगा। सब कुछ मैं नॉर्मल पर लिखेगा, मुझे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉर्मल गुड्स के हिसाब से बनाना है। पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट तो नॉर्मल गुड्स पर ही मिलता है। अब बताओ, सोच के आंसर देना, क्या प्राइस पर ये अबनॉर्मल गुड्स हटाना होता है? आई रिपीट, क्या प्राइस पर अबनॉर्मल गुड्स हटाना होता है? आंसर वेरी सिंपल, जो प्राइस पर वो इन होता है, मतलब जो प्राइस पर वो लिखा गया है वही प्राइस पर आपको आउट करना होगा। कॉमन सेंस की बात है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो प्राइस पर वो 52 में है वो प्राइस से आपको या आउट करो। व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट, बिकॉज आई वांट नॉर्मल गुड्स। आप बता सकते हैं 52 के अंदर वो वाला गुड्स कितने में है? इंग्लिश पढ़ के ठीक से बोलो, एडजस्टमेंट की 2 लाइन पढ़ के बोलो। 52 के अंदर वो वाला अबनॉर्मल गुड्स कितने अमाउंट में है, वो अमाउंट को आउट करो। क्या लिखा है?
सर 6000। नहीं नहीं, गलत जवाब। मैं अमाउंट पूछ रहा हूं, तुम बोलते हैं 52 के अंदर वो 6 है, तो गलत जवाब। 3000। मुझे 52 का ब्रेकअप चाहिए। जैसे ही मैंने अबनॉर्मल गुड्स हटा दिया, मुझे नॉर्मल गुड्स की सही वैल्यूएशन मिलेगी। बताओ, अभी अभी किसने राइट आंसर दिया है? 6 गलत है, 3000। 3 राइट है। 3000। कैसे? कैसे 3? सर 6000 का 50% निकालोगे तो वही 3000 हाँ, आएगा। नहीं, 56,000 का 50% तो उन लोग ने लिखा ही नहीं है, नॉट रिटन एट ऑल, अच्छा हाँ ऑफ सर, कर दिया है। तो लिखा ऑल कितने में है? 3000। 3,000 में। समझ में आया? 50% तो ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, उन लोग ने 52 में लिखा ही नहीं है। तो बैलेंस, जो बैलेंस 3,000 में लिखा है वो हटाओ। तो कितना हटाना होगा आपको? कितना हटाना होगा? 3000। जो प्राइस लिखा है, जो वो लोग ने ऑफ कर दिया है वो नहीं हटा रहा हूं। बात समझ में आया? कुछ मैंने जो बोला वो 3 तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। सपोज वो ऐसे बोलते थे ना कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ अबनॉर्मल गुड्स है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 6,000 है, एंड इट वाज इंक्लूडेड एंड वैल्यूड ओनली एट 1,000। इट वाज वैल्यूड ओनली एट 1,000, तो मैं कितने से आउट करता था? सर 1000। हाँ, बिल्कुल सही। व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। ओवर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सीखना है। जब भी तुम क्लोजिंग स्टॉक से कोई गुड्स को आउट करते हैं, तो मुझे पहला यह आंसर दो, फैक्ट्री में वो क्लोजिंग स्टॉक अबनॉर्मल गुड्स आया किधर से? पहला वो तो बताओ। सर परचेज किए थे इसलिए आया। हाँ, या तो वो ओपनिंग स्टॉक में होना चाहिए, या तो परचेस में होना चाहिए। अबे वो इन है, तभी तो वो आउट हुआ होगा, तभी आउट कर सकते हैं। एक बार इन नहीं है तो आउट कैसे हो सकता है? मतलब कि ये वाला जो अबनॉर्मल गुड्स है वो हमारे पास था, ये मुझे नॉर्मल चाहिए, ये नॉर्मल चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेस भी तो नॉर्मल चाहिए। क्या लग रहा है आपको? क्या ये परचेसेस 253 का सब नॉर्मल है? क्या लग रहा है आपको? परचेसेस जो 2,53,000 बताया है, क्या वो सब नॉर्मल है? नहीं है सर। नहीं है। इसके अंदर क्या मिक्स्ड अप है? अब नॉर्मल गुड्स। तभी तो वो हमारे पास स्टॉक में आया है। सपोज मैं अबनॉर्मल परचेस ही नहीं किया था तो स्टॉक में भी नहीं रहता था। कुछ बात समझ में आया? सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखो। आपकी नोटबुक होती है ना, नोटबुक, उसकी व्हाइट मार्जिन में टॉप पर लिख के रखो, टॉप पर नोटबुक में, इंपॉर्टेंट रिमार्क, इंपॉर्टेंट नोट। व्हेनेवर abnormal goods is removed from closing stock, then that abnormal goods has to be removed. कहाँ से? सपोज वो परचेस में से, तो परचेस में से, और जूना कोई गुड्स है तो ओपनिंग स्टॉक में से, जहां भी है। Whenever abnormal goods is removed from closing stock, that abnormal goods has to be removed from purchases या तो ओपनिंग स्टॉक। हमको ये नहीं मालूम है ओपनिंग स्टॉक में से है कि परचेस में से, किधर से भी निकालो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सोच के आंसर देना, क्या प्राइस से हटाएंगे? मैं एज्यूम करता हूं परचेस में से है। दिमाग लगा के बोलना, क्या प्राइस से आउट करेंगे? मैं आपको हिंट देता हूं, व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। 253 के अंदर जो प्राइस में इंक्लूड है वो प्राइस से आउट करना। टेल मी द फिगर, चैट में लिख के बोलो, ओरली नहीं। मुझे इसका आंसर चैट में लिख के बोलो, मुझे इसका आंसर चैट में लिख के बोलो, मुझे इसका आंसर चैट में लिख के बोलो। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। देखो, जब भी कोई भी गुड्स आप क्लोजिंग स्टॉक से आउट करते हैं, ताकि हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, मेरा क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल है, सेल्स भी नॉर्मल है, तो फिर मेरा परचेस भी तो नॉर्मल होना चाहिए ना। क्लोजिंग स्टॉक में तो अबनॉर्मल तब आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक में तो अबनॉर्मल तब आ सकता है जब पहले परचेस किया होगा।
मेरे को जो गलत आंसर आ गया है वो है प्रत्युष का, मन शरण का, अभिनव का। अब जो सही आंसर आ गया फास्टेस्ट फर्स्ट था वो जिनीता है, एंड जिनीता के अलावा भी ऑलमोस्ट 26-27 लोगों ने राइट दिया है। प्रत्युष, मनशा, मनशरण, अभिनव का आंसर चेंज करना होगा। जिनीता, वेरी नाइस, यू वर द फर्स्ट वन, बट देन 27 अदर पीपल आर ऑल्सो राइट। मैं आई गिव यू हिंट अगेन, व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट। प्रत्युष, अभी तुम्हारा आंसर राइट हुआ है। व्हाट प्राइस, अभिनव, मनशरण, अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा, सोचो। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं, अपना वो फंडा बहुत सिंपल है। व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट, व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट, व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट। सोच को बोलो, परचेस के अंदर वो लोग ने कितना इंक्लूड किया है। आंसर, परचेस के अंदर तो 6000 लिखा था ना, वो तो बाद में उन लोग ने 3000 वगैरह किया, वो तो बाद में की कहानी है। कितने लोग को ये बात, इतना पॉइंट समझ में आया? कितने लोग को ये जो मैंने किया वो वाला पॉइंट समझ में आया? यहां तक का, यहां तक का समझ में आया? बस हो गया। तो यस वर्ड लिखो। मनसदन, वेरी गुड, यू आर राइट नाउ। तो अभी एक इंपॉर्टेंट रूल सीखा कि नॉर्मल गुड्स माने क्या? आंसर, जिसके पर हम प्रॉफिट करने वाले। नॉर्मल गुड्स माने जिसके पर प्रॉफिट करने वाले। अब नॉर्मल में क्या? लॉस करने वाले। ओके, फिर क्या किया? जहां जहां भी अबनॉर्मल गुड्स है, जहां जहां भी अबनॉर्मल गुड्स है, वहां वहां से हटाओ। wherever there is abnormal goods, take out from there। कितने में? जितने में है उतने से हटाओ। क्लोजिंग स्टॉक में वो 3000 है, 3000 से हटाओ। परचेस के अंदर 6000 है, 6000 हटाओ। एक इंपॉर्टेंट नोट, व्हाइट नोटबुक में टॉप मार्जिन में क्या लिखा? whenever abnormal goods is removed from closing stock, then that abnormal goods has to be removed either from purchase or opening stock, जहां जहां भी है। ठीक है, चलिए फटाफट जीपी रेशियो निकालो। क्या आप में से कोई जीपी रेशियो निकाला है? क्या आप में से किसी ने जीपी रेशियो निकाला है? सो ये 6000 वाला वापस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, वापस से देख लेता हूं मैं 6000 वाला। अच्छा, आपको अमाउंट का इश्यू है कि क्यों निकालना वो इश्यू है, पहला मुझे वो बताओ। सो अमाउंट का इशू। अमाउंट का इश्यू है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यू नो, इतना तो आपको कंफर्म पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अबनॉर्मल गुड्स है, क्योंकि तभी तो क्लोजिंग स्टॉक में आ सकता है, बराबर ना? यू अग्री ना? यस सर। अब ये बताओ, मुझे 253 का ब्रेकअप चाहिए। अबनॉर्मल कितना था, बचा हुआ नॉर्मल कितना है? अब ये बताओ, 253 के अंदर जब मैंने परचेस किया था, वैल्यूएशन तो एंड में होता है, ईयर के एंड में, तब ये मैंने कितना पे करके खरीदा जो 253 के अंदर लिखा है, वो बताओ। 6000। आर यू श्योर? यस सो सर। उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये आपका कहना है जो नॉर्मल वाला गुड्स 247 है, ऐसा कहना है? ऑब्वियसली, हाँ, बस दैट्स ऑल। तो मुझे वही तो चाहिए। मुझे अबनॉर्मल से एक्चुअली कंसंट्रेशन नहीं करना है, मैं तो नॉर्मल गुड्स पर कंसंट्रेशन करना चाहता हूं। मैं अबनॉर्मल पर रियली कंसंट्रेशन ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल गुड्स का है, मेरा सेल्स नॉर्मल का है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल का है, मेरा ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल का है, मेरा परचेजेस नॉर्मल का है। अब समझ में आया वाई 6000 हम हटा रहे हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड, चलिए आगे। गेट मी द जीपी रेशियो। सो हमारा डायलॉग ये है, तुमको मेरा आवाज कान में आएगा। व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। अबनॉर्मल गुड्स के लिए व्हाट, सोते जागते भी यही ख्याल आएगा। व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। कम ऑन, गेट मी द जीपी रेशियो। 25%। जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स। क्या ये मेरा नॉर्मल जीपी रेशियो है? है। मतलब ऑन एवरी 100 रुपीज सेल्स हम 25 रुपीज प्रॉफिट करेंगे। हम एवरी 100, हम नॉर्मल अबनॉर्मल एवरी सब में आएगा, सो डोंट वरी। छोटी मोटी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट लोग को, बट डोंट वरी। नॉर्मल जीपी रेशियो 25% है। अब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे।
कब से कब तक? मार्च एंडिंग है, ये मार्च एंडिंग है। ये ट्रेडिंग अकाउंट था 1498 टू मार्च 99, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट है लास्ट ईयर वाला। सो ये मेरा है 1499 टू द डेट ऑफ फायर 30 सितंबर 99। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, current year opening stock to purchases, sales, GP आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो बैलेंसिंग बनने वाला है। वो जो बैलेंसिंग आने वाला है वो नॉर्मल गुड्स का मेरे को लेना है। दैट मीन्स ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी किस प्रकार वाला गुड्स का है? मैं ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार का गुड्स का बना रहा हूं, बताइए जरा। आप भी इधर लिख डालो मैं कौन से वाला गुड्स का बना रहा हूं। नॉर्मल गुड्स, आप इधर लिखना नॉर्मल गुड्स। मैं ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल वाले गुड्स का बना रहा हूं, याद रखना ये बात। मैं ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल वाला गुड्स का बना रहा हूं। मैं ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल वाला गुड्स का बना रहा हूं। क्या शुरू करें? क्या आप परचेसेस लिख सकते हैं? परचेस इन द ईयर ऑफ फायर 1,45,000 है। परचेसेस इन द ईयर ऑफ फायर 1,45,000 है। एंड सेल्स इनर कॉलम में लिखना इन द ईयर ऑफ फायर 184,050। चले क्वेश्चन पढ़े। Shall we start the question? अब Yes. सुनिए मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट ईयर की कहानी खत्म हो गई, वो छोड़ो। नेक्स्ट ईयर मई 99 में क्या हुआ? 3/4 ऑफ दिस गुड्स इज सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब बताओ, हमने कुछ अबनॉर्मल गुड्स इन द ईयर ऑफ फायर लॉस में बेचा है। डू यू अग्री? हाँ या ना, खाली इतना बोलो जल्दी से, फास्ट माइक में। हाँ सर। हमने ईयर ऑफ फायर में कुछ गुड्स लॉस में बेचा है। डू यू अग्री और नॉट? जल्दी बोलो ना, माइक में बोलो। हाँ यस सर। हाँ। तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर का सेल है, बताओ इसके अंदर किस प्रकार के गुड्स मिक्सअप हो गए होंगे? हमारे जो नेक्स्ट ईयर का सेल है, बताओ उसमें कौन सा वाला गुड्स मिक्सअप हो गया होगा? लॉस वाला सेल है ना, बताओ जल्दी से। सर अब नॉर्मल गुड्स हाँ है ना, लॉस वाला सेल अबनॉर्मल गुड्स है या नहीं है? है सर। हाँ। नाउ मुझे तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल वाला चाहिए। नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक है, नॉर्मल परचेस है, तो मुझे तो नॉर्मल सेल चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सेल के ऊपर मैं 25% जीपी लगा सकता हूं ना। 25% जीपी तो मैं नॉर्मल सेल पर लगा सकता हूं। तो अभी क्या करूं, जल्दी से बताओ, टोटल सेल में से क्या करूं? सर अब नॉर्मल वाले को डिडक्ट कर देंगे। कितने से हटाऊं? What price in, that price out. What price in, that price out. अब बताओ कितने में बेचा है? 3/4 ऑफ द गुड्स। देखो टोटल कॉस्ट तो 6 था, 3/4 कॉस्ट हो गया 4,500। कुछ समझ में आया? ये कॉस्ट हुआ, जो गुड्स बेचा इसकी कॉस्ट है। 3/4 ऑफ द स्टॉक has been sold at 90% of the original cost. Full cost 6,000 है। बताओ 3/4 कॉस्ट कितनी है? 4500। हाँ, तो बेचा कितने प्राइस पर?
बेचा क्या प्राइस पर? सर 4050। 4050। तो बताओ सेल के अंदर व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट, मैं कितने से आउट करूं? सर 4050 से। सही जवाब। क्यों 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 क्यों? अरे आंसर बहुत सिंपल है, व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट। हमें अबनॉर्मल पर एक्चुअली ध्यान केंद्रित नहीं करना, हमारा कंसंट्रेशन तो नॉर्मल पर करना है। मुझे इंटरेस्ट नॉर्मल गुड्स में है। क्या बोला मैंने? मेरा इंटरेस्ट नॉर्मल गुड्स में है, तो मैं अबनॉर्मल हटाएगा तो अपने आप नॉर्मल तो बचेगा। तो जहां जहां भी अबनॉर्मल गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक में, परचेस में, सेल में, क्लोजिंग स्टॉक में, सबसे हटा दो। हम तो ओनली नॉर्मल वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सो आई रीड अगेन, इन May 99, 3/4 of this stock had been sold at 90% of cost. मेरी टोटल कॉस्ट 66,000 कॉस्ट है, 3/4 कॉस्ट 4,500 है, मैंने 90% में बेचा है। जो लोग को ये बात समझा है वो लोग लिखो एस। एस माने समझा। क्या एस कब लिखना है? जब आपको 4050 क्यों आया वो समझ में आया। एस माने समझा, जल्दी से लिखो। एस माने समझा, जल्दी से लिखो। ओह वेरी गुड। अंशिता, प्रत्युष, अभिनव, मनशरण एंड 25 मोर जो मेरे साथ में लेक्चर में जिनीता, वो सब समझ में आया है। अभिनव ऑल्सो। बाकी के लोग तो लेक्चर में ही नहीं है, लॉग इन करके बैठे हुए हैं। वो भी खुशी रहे, भगवान भी खुश रहे। 4050 सही है, नहीं समझा तो भी डोंट वरी। दैट मीन्स देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल है, मेरा परचेस नॉर्मल है, मेरा सेल्स नॉर्मल है, तो नॉर्मल जीपी तो लगा ही सकता हूं। नॉर्मल जीपी तो लगा ही सकता हूं। कैलकुलेट कर दो नॉर्मल जीपी। कैलकुलेट कर लो मेरा नॉर्मल जीपी। कैलकुलेट कर लो मेरा नॉर्मल जीपी कितना आ गया। एंड अभी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी नॉर्मल स्टॉक का आएगा। फिर क्लेम करने पर देखते हैं हमको और क्या क्या काम करना है थोड़ा बहुत। चलिए सोच के बोलो 59,000 क्या है, जल्दी से बोलो। 59,000 क्या है, जल्दी से बोलो। क्लोजिंग नॉर्मल स्टॉक। राइट, 59,000 हमारा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है। चले आगे। अभी कुछ नहीं समझा तो डोंट वरी, कल यही वापस आएगा। बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। बट फिर भी मैंने बोला नहीं समझा, नॉट टू वरी। अब नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। अब इधर इंटरेस्टिंग फंडा होगा। What is normal stock on the date of fire? अब मेरी बात सुनना। जब आग लगा था, क्या हमारे पास फैक्ट्री में ओनली नॉर्मल था कि अबनॉर्मल भी कुछ साइड में पड़ा था? थोड़ा तो पड़ा था अनसोल्ड वाला, जल्दी से बोलो। यस क्या सर। आग ने बोला था हर गुड्स को बोल के पूछ के कि भाई तू नॉर्मल है तो मैं जला डालेगा, तुम अबनॉर्मल है तो नहीं जलाएंगे? आई रिपीट माई क्वेश्चन, व्हेन फायर टुक प्लेस, क्या फैक्ट्री में अबनॉर्मल गुड्स था या नहीं था? सर थी। हाँ, देखो ना, हमने 3/4 बेचा है ना, 1/4 तो था। दैट मीन्स फायर में अबनॉर्मल भी तो बर्न आउट हुआ होगा या नहीं? अरे बिल्कुल हुआ होगा। तो मुझे मानता हूं उसकी प्राइस कम होती, वो मेरे को इश्यू नहीं है, क्योंकि अबनॉर्मल गुड्स की प्राइस कम होती है। लेकिन कम तो कम, उसकी भी मैं क्लेम करूं या नहीं करूं, पहला मुझे वो बताओ। सर करेंगे। सर क्लेम तो करेंगे। करेंगे, मगर वो पूरा वैल्यू नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी पूरी वैल्यू देती है, वो तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस देती है ना। तो बताइए अबनॉर्मल स्टॉक एट वैल्यूएशन डेट फैक्ट्री में कितना पड़ा था? ओरिजिनल कॉस्ट तो सर 1500। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, वैल्यू बाद में बात करता हूँ। सर 1500 का। 1500 था ना, आप भी मानते हैं कि नहीं? यस जैसे मैं सर। तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा प्लीज 1500 उसकी वैल्यू दे देना मुझे, वो बोलेगा मेरे को उल्लू बना रहा है क्या, मैं 1500 वैल्यू नहीं देगा। मैंने भोलेपन से पूछा क्यों, क्योंकि वो बोलता है वो तो अबनॉर्मल है, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कम है, हम तो स्टॉक वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज वेरी वेरी लेस।
whichever is less. तो क्या आप बता सकते हैं इसकी अभी वैल्यूएशन कितना है फायर डेट पर? इधर दिया है 3/4 तो हमने 90% ऑफ कॉस्ट बेच दिया, एंड इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑल्सो वुड बी रियलाइज द सेम प्राइस. सेम प्राइस का मतलब यहाँ क्या होता है, क्योंकि वो अबनॉर्मल है 90%. 90%, तो डेफिनेटली उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब 90% है, जब उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 90% है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी मुझे इसका 90% ही एग्री करेगी ना. इंश्योरेंस कंपनी भी मुझे इसका 90% वैल्यू एग्री करेगी ना. कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर ही एग्री करते हैं ना. सो अभी हाँ सर. बताओ मेरा टोटल स्टॉक इन द फैक्ट्री एट द डेट ऑफ फायर कितना हो गया था? 59 अच्छा वाला गुड्स है, एंड बाजू में जो निकाल के रखा था अबनॉर्मल वो 60,000 1350 है. ये पॉइंट समझ में आया? जिसको लोग जितने को ये वाला पॉइंट समझ में आया आई वर्ड टाइप करो. आई माने समझ में आया, नहीं समझ में आया एन वर्ड टाइप करो. जल्दी जल्दी जल्दी. जिसको ये समझ में आया आई वर्ड. ओ वेरी फास्ट, जिन्हीं तक सबसे फास्ट है. 24 पीपल ने फटाफट टाइप कर दिया, मनोज सदन एंड ऑल. मतलब अपने क्लास में 23 24 25 लोग मेरे साथ में है, बाकी सब मौज कर रहे, मस्त गुलाबी ठंडी में सोए. तनिषा हैज ऑल्सो टाइप, प्रत्युष हैज टाइप, हिमांशी, अभिनव, वो जो स्टैंडर्ड लोग हमारे लेक्चर में बैठते हैं, अंशिता, तनुज, वो सब है. आई होप यू आर. सेंट्रिनला भी है मेरे साथ, अपर भी है, बट वही दे आर ऑल इंक्लूडेड इन 24-25 स्टूडेंट. वही 24-25 लोग हैं. ठीक है. सो टोटल स्टॉक है. वेरी नाइस वेरी नाइस. देखो व्हेन द फायर टुक प्लेस इन माय फैक्ट्री देयर वाज अ नॉर्मल स्टॉक, बट देन देयर वाज abnormal स्टॉक आल्सो. हाँ, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट एड मी full claim for the abnormal loss. They will not agree to my 1500 real cost, क्योंकि वो बोलेंगे इसकी मार्केट प्राइस ओनली 90% है. मैं बोला ठीक है, वो एग्री करो. वो लोग ने एग्री कर दिया. दैट्स ऑल. लेस सेल्वेज नॉट बर्न. क्या कुछ सेल्वेज है? 25 स्टूडेंट मेरे साथ में. वेरी गुड. सेल्वेज कितना है? 7200. उसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दिया है. 7200 salvage. Good saved from fire is a salvage. It is valued at cost to market, whichever is less. ये हो गया मेरा लॉस ऑफ स्टॉक. जब मुझे पॉलिसी के साथ कंपेयर करना होता है ना, याद करना, जब मुझे पॉलिसी के साथ कंपेयर करना, अंडर इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस 60,350 कंपेयर करना, क्योंकि क्लेम भी तो 60,350 की बात कर रही है ना. हमारे में कैलकुलेट द क्लेम, पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है, फुल इंश्योरेंस. पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया, हम लोग फुल इंश्योरेंस मानेंगे. कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम सिंस पॉलिसी अमाउंट नॉट गिवन, full insurance assumed, hence full claim for loss suffered. Insurance claim is equal to 53,150. 53,150. हुआ? क्या ये हुआ? यस सर. कंप्यूटर का क्यों वाइट आ गया इधर? रेड आना चाहिए ना इधर. हाउ कम इट इज वाइट? I don't know.
चले आगे। कंप्यूटर कंप्यूटर चले, कुछ नोट्स लिख दे नॉर्मल अब नॉर्मल की, अभी सब थोड़ा टाइम बचा है तो। नोट्स कंटिन्यू करो ना। व्हाट इज नॉर्मल गुड्स? Goods on which we make our usual gross profit. What is abnormal goods? On that we do not make usual gross profit, but mostly we make loss. Sometime unusual high profit, तो वो भी abnormal हो गया। मतलब ब्लैक मार्केट में डबल द भाव ट्रिपल द भाव बेच दिया, तो वो भी तो abnormal ही हुआ ना मेरे लिए। तो नॉर्मल छोड़ के जो भी है वो सब abnormal है। Treatment of abnormal goods. While preparing abnormal goods, wherever it is located, lying लिखना है, located लिखना है। wherever it is lying, it should be removed. Since our trading account, when I say trading memorandum भी आ गया, our trading account is for normal goods only. At what price, at what amount लिखता हूँ, at what amount abnormal goods should be removed. At what amount abnormal goods should be removed. क्या आंसर लिखूं? At what amount in, that amount out. Generally, inside purchases, purchase price. Generally inside closing stock, valued amount. सपोज वो ओपनिंग स्टॉक में है तो जो भी ओपनिंग स्टॉक के अंदर वैल्यूड अमाउंट। सपोज वो सेल्स में है, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट, सेल्स प्राइस, सोल्ड प्राइस लिखूं। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा था, पता है ना, जो अपने व्हाइट टॉप मार्जिन में लिखा, इधर कॉपी कर दो ना। अपने व्हाइट टॉप मार्जिन में कुछ लिखा, इधर कॉपी कर दो ना। क्या लिखा था? Whenever
abnormal goods is removed from closing stock. Whenever abnormal goods is removed from closing stock, then that abnormal goods should also be removed. कहाँ? Should also be removed from where? From purchases या तो opening stock. Second important note, while making insurance claim, if there is any unsold abnormal goods lying, then together with normal stock of goods, abnormal stock of goods at cost or NRV which is less should also be included. While making insurance claim, if there is any unsold abnormal goods lying, then together with normal stock of goods, abnormal stock of goods at cost to NRV which is less should also be included. छोड़ना थोड़ी है. नोट्स खत्म, कहानी खत्म. नोट्स खत्म, कहानी खत्म. आई होप आपको मजा आ गया होगा आज पढ़ने का. सर इसको एक बार जूम आउट कर दो ना. वापस बोलिए, 1 मिनट. क्या बोल रहे हैं? जूम आउट कर दो.